अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशंस। हमें पता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसमें से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। अब जितने भी सिस्टम्स हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हैं, उनमें पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 1s और दूसरा भी 1s। अब ये दोनों ओवरलैप करेंगे और उसके बाद ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब आपको पता है कि जो भी ऑर्बिटल है उसके साथ एसोसिएटेड वेव फंक्शन प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर भी इसके साथ एसोसिएटेड जो वेव फंक्शन होगा 1s के साथ वो साई 1s है, दूसरा भी हमारे पास साई 1s है। ये दोनों ओवरलैप करेंगे और दो ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब ये जो हमारे पास ये वाला ऑर्बिटल आया है, ये हमारा होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे वाला जो है वो होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वहाँ पर जो एनर्जी होगी, मतलब ये जो हमारे पास वेव फंक्शन है टोटल, वो होगा साई स्टार साई 1s प्लस साई 1s। इसी तरह जो अबव होगा वो हमारे पास होगा साई 1s माइनस साई 1s। अब ये जो ऑर्बिटल हैं इनके साथ जो वेव फंक्शन है उनके साथ कोई ना कोई वेव्स एसोसिएटेड होंगी, तो जो साई 1 की वेव है वो इस तरह से अबव प्लेन में होगी, साई 1s उसकी भी अबव होगी। तो जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उस टाइम में हमारे पास जो ये जो वेव्स हैं उनकी नोड्स दोनों की ऊपर वाली साइड पे होंगी, ठीक है, एक डायरेक्शन में होंगी। लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसकी वेव जो की डायरेक्शन एक अबव होगी, दूसरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब जो भी हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, पाई बॉन्डिंग जो है वो लीनियर ओवरलैपिंग से होती है। px और py ऑर्बिटल्स की लीनियर ओवरलैपिंग से हमारे पास पाई बॉन्डिंग होती है। तो पाई बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल में हम पाई बॉन्ड का कैसे पता लगा सकते हैं कि पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर हमने देखना है कि किसी मॉलिक्यूल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम देखेंगे उसमें कितने पाई बॉन्ड हैं। अगर एक पाई बॉन्ड है तो उसमें फिर हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अगर एक पाई बॉन्ड है तो उसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितने भी पाई बॉन्ड होंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, वो उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। या फिर हम जितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स होंगे उनको हम कह देते हैं कि उतने नंबर ऑफ़ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब सिंपल हक्कल मेथड है जिसके थ्रू अगर हम उसको सॉल्व करें सिंपल हक्कल मेथड को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू, तो वो उसकी लास्ट इक्वेशन आती है HC = SEC। ये तब होता है जब दो ऑर्बिटल्स की हम बात कर रहे हैं। तो या फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं HC - SEC = 0। तो जो इसको अगर हम ओपन करके लिखें तो वो कुछ इस तरह की वैल्यू बनती है H11 - ES11, H12 - ES12, H21 - ES21, H22 - ES22। अब इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास 1 का मतलब है कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, 2 का मतलब है ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, 1 का मतलब है ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, और 2 का मतलब है ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, H है, E है, S है, ये सारे के सारे इंटीग्रल्स हैं, मतलब ये एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। इसको हम कहते हैं स्केलर डिटर्मिनेंट, ठीक है। इस इक्वेशन को कहते हैं स्केलर डिटर्मिनेंट। तो जो जितने भी इसके एलिमेंट्स होंगे उसको हम इंटीग्रल्स कहते हैं। यहाँ पे 3 टाइप्स के इंटीग्रल्स होते हैं। फर्स्ट वन है कूलम इंटीग्रल, सेकंड वन है रेजोनेंस इंटीग्रल, और थर्ड वन है ओवरलैपिंग इंटीग्रल। कूलम इंटीग्रल क्या होता है, जब हमारे पास रोज़ और कॉलम्स सेम होंगे, मतलब 1 अगर रो है तो फर्स्ट ही कॉलम होगा, सेकंड अगर रो है तो सेकंड ही कॉलम होगा, थर्ड अगर रो है तो थर्ड ही कॉलम होगा, फोर्थ अगर रो है तो फोर्थ ही कॉलम होगा। मतलब जो H के साथ वैल्यूज़ हैं वो दोनों सिमिलर होंगी। H के साथ जो वैल्यू है I, ठीक है, I और I ये दोनों सिमिलर होंगे, तो उस टाइम में हम कूलम इंटीग्रल कहते हैं इसको, और उस वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं अल्फ़ा के साथ। सेकंड है रेजोनेंस इंटीग्रल। रेजोनेंस इंटीग्रल में ऐसा होता है कि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, I और J सिमिलर नहीं होंगे, I और J डिफरेंट होंगे। I जो है वो J के इक्वल नहीं होगा, मतलब फर्स्ट रो है तो सेकंड कॉलम होगा, फर्स्ट रो है तो थर्ड कॉलम हो सकता है, फर्स्ट रो है तो फोर्थ कॉलम हो सकता है, ठीक है, सेकंड रो है तो फर्स्ट कॉलम हो सकता है। इस तरह से दोनों डिजिट्स डिफरेंट होंगे। तो तब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं।
तब हम या तो रेजोनेंस इंटीग्रल को बीटा लिख सकते हैं या ज़ीरो लिख सकते हैं। बीटा किस केस में लिखेंगे, ज़ीरो किस केस में लिखेंगे? बीटा तब लिखेंगे जब हमारे पास दोनों कार्बन एटम्स सिमिलर बॉन्ड से जुड़े होंगे, एक ही बॉन्ड से, मतलब उनके दरमियान डायरेक्ट एक बॉन्ड होगा। और ज़ीरो कब होगा? जब दोनों के दरमियान डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होगा। थर्ड वन हमारे पास है ओवरलैपिंग इंटीग्रल। अब ओवरलैपिंग इंटीग्रल में अगर आई जो है वो सिमिलर हैं, ठीक है, दोनों हमारे पास जो एस के साथ दोनों वैल्यूज़ हैं वो सेम होंगी, उस टाइम में ओवरलैपिंग इंटीग्रल की वैल्यू 1 होगी। अगर दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, अगर दोनों वैल्यूज़ 1 2 हैं या 2 1 है या 1 4 है या 1 3 है, इस तरह से होगी तो वैल्यू होगी 0। अब इन रूल्स को हमने माइंड में रख के तब एनर्जी को कैलकुलेट करना है। अब हम सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल देखते हैं। हमारे पास है इथीन का मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए सबसे जो आसान ट्रिक है वो ये है कि जितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स होंगे वो हम कह देंगे कि वो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। या फिर पाई बॉन्ड इसमें एक है तो उसको मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा? n इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसमें 2 ही रोज़ होंगे और 2 ही कॉलम्स होंगे। तो सिंपल हक्कल मेथड के अकॉर्डिंग हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो H11 माइनस ES11, H12 माइनस ES12, H21 माइनस ES21, H22 माइनस ES22। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग ऊपर वाले जो रूल्स हैं उनको देख के इसको सॉल्व करेंगे। तो H11 जो है वो सेम हमारे पास सेम है, मतलब 1 फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। तो यहाँ पे कूलम इंटीग्रल होगा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा माइनस एनर्जी इंटू, अब ओवरलैपिंग इंटीग्रल जो है वो उसमें 1 और 1 ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1। सेकंड H12 है, तो ये अब रेजोनेंस इंटीग्रल है। यहाँ पर देखें कि 1 और 2 जो कार्बन है उन दोनों के दरमियान डायरेक्ट बॉन्ड है। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड जो है डायरेक्ट है। तो हम यहाँ पे इसकी जगह बीटा लिख सकते हैं, माइनस एनर्जी इंटू, अब ओवरलैपिंग इंटीग्रल जो है वो 1 और 2 ये दोनों इक्वल नहीं है, 1 है मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे 0, क्योंकि वो ऊपर देखें लिखा हुआ है हम लोगों ने कि इसकी वैल्यू आएगी 0। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास H21 है, ये भी रेजोनेंस इंटीग्रल है। तो 2 1 जो है कार्बन 2 और कार्बन 1 इनके दरमियान डायरेक्ट बॉन्ड है, तो आंसर आ जाएगा बीटा माइनस एनर्जी इंटू, अब यहाँ पर जो ओवरलैपिंग इंटीग्रल है वो होगा 0। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट ये कूलम इंटीग्रल है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा माइनस एनर्जी इंटू, ओवरलैपिंग इंटीग्रल में देखें तो ये वैल्यू आएगी 1, ये इज़ इक्वल टू हो जाएगा 0 के। तो हम इसको अब सॉल्व करके लिखते हैं, ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस एनर्जी बीटा, क्योंकि माइनस होगा एनर्जी इंटू 0 तो 0, ये हम नहीं लिखेंगे, तो बीटा और नेक्स्ट अल्फ़ा माइनस एनर्जी इज़ इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सारी इक्वेशन को बीटा से डिवाइड कर देंगे। इसको हमने पूरी इक्वेशन को अल्फ़ा माइनस एनर्जी को बीटा से डिवाइड किया, बीटा को बीटा से डिवाइड किया, नीचे भी बीटा को बीटा से डिवाइड किया, अल्फ़ा माइनस एनर्जी को भी बीटा से डिवाइड कर दिया, और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। बीटा ओवर बीटा जो है वो कैंसिल आउट होकर 1 रह जाएगा, बाकी इक्वेशन एज इट इज़ हो जाएगी। अल्फ़ा माइनस एनर्जी और बीटा को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एक्स के साथ, ताकि हम इसे सॉल्व करने में आसानी हो। हमने इसको रिप्लेस कर दिया एक्स के साथ। तो अब नेक्स्ट हमारे पास इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जैसे मैट्रिक्स को हम सिंपली सॉल्व करते हैं। तो x इंटू एक्स ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 1 1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 है, तो यह होगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, मतलब x प्लस 1 भी 0 के इक्वल हो सकता है, x माइनस 1 भी 0 के इक्वल हो सकता है। तो x जो है वो इज़ इक्वल टू -1 या x इज़ इक्वल टू प्लस 1। अब वापस हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे, अल्फ़ा माइनस एनर्जी ओवर बीटा इज़ इक्वल टू -1, बीटा को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो अल्फ़ा माइनस एनर्जी इज़ इक्वल टू माइनस बीटा, और एनर्जी जो है वो इक्वल आ जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा के। सेकंड हम कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आ जाएगी एनर्जी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा। अब एनर्जी की करेक्ट वैल्यू दोनों में से कौन सी है, एनर्जी अल्फ़ा प्लस बीटा है या अल्फ़ा माइनस बीटा है? इसके लिए हम दोबारा से वो रिपीट करते हैं जो हम लोगों ने स्टार्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखे थे। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जो हमारे पास एनर्जी हमने पीछे निकाली है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, वो किस तरह से आएगा, यहाँ पर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें एनर्जी अल्फ़ा प्लस बीटा होगी, एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी अल्फ़ा माइनस बीटा होगी। अब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास वो थे 2, शुरू में हमने देखा था कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे। थर्ड होता तो वो ऊपर जाता, अब सिर्फ, या फोर्थ होता तो वो ऊपर जाता, अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे, 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स थे,
तो ये दोनों इधर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए। तो ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कोई पाई इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, ये वाली हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन आएगी, 2 से हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो एनर्जी आ जाएगी E इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई है इथीन की। ये सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है जिसकी हमने एनर्जी कैलकुलेट की है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स की।